नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दो थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आप लोगों की जो दो चीजें थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से दे चुका हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक ड्रॉबैक अगर आप लोगों को याद हो तो इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ये एक उसका और ड्रॉबैक था। तो आज उसी पे बात करते हैं कि क्या होता है आप लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या होता है आप लोगों का एमिशन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसे कैसे स्टडी करा जाए, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, और आप लोगों को आज रिडबर्ग चाचू से भी मिलवाया जाएगा। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे कि यार एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट वेवलेंथ या मैं बोलूं डिफरेंट रेडिएशन से बना होता है, और डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक अपैरेटस की नीड होती है, दैट इज योर स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली कुछ नहीं होता, एक प्रिज्म होता है जिसमें से आप अपना मटेरियल, अपनी लाइट पास करते हो, और उसके बाद एक टेलीस्कोप होता है जिससे कि आप वो कलर ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि कितनी लाइट आपकी एमिट आउट हुई है, कितनी लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी एमिजेंट रेज हैं, जो भी लाइट आपकी बाहर आई, जो भी लाइट आपकी रेडिएट हुई, उसका क्या कलर है, क्या वेवलेंथ है, वो सारी चीजें आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। अगर मैं इसी टेलीस्कोप को एक फोटोग्राफिक प्लेट से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं अब देखना नहीं चाहता, मैं जो भी आपकी वेवलेंथ है उसकी एक इमेज ऑब्टेन करना चाहता हूं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उसको स्पेक्ट्रोग्राम कह दिया जाता है। और वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्लेट होती है जिसपे आपको सारे के सारे स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। ठीक है, और ये सारी ब्रांच स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है यार, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आगे बढ़ने से पहले कि यार हाइड्रोजन में क्या स्पेक्ट्रम आया, क्या लाइंस निकल कर आई, क्या चीजें थी, था ना यार ड्रॉबैक था ना, एमिशन स्पेक्ट्रम विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल रेफरेंस इन हाइड्रोजन। उन सारी चीजों को बढ़ने से पहले बेस उठाते हैं कि यार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं, किसकी यार, एमिशन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स होता है ना यार आपका। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये मेरी एक स्लिट है, ये मेरी क्या है यार, स्लिट है, और यहां से मैंने कौन सी लाइट पास करी यार, व्हाइट लाइट। ठीक है ना, तो यहां से मेरी व्हाइट लाइट आई। ठीक है, सिंपल व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, बल्ब, लाइट, यहां से मेरी व्हाइट लाइट आई। इस व्हाइट लाइट को डायरेक्ट ही मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप के प्रिज्म में स्टडी कर लिया। मतलब लाइट आई, मैंने उसे डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोप में, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था उसमें, जो प्रिज्म था उसमें करा। लाइट यहां से आपको पता है बहुत अच्छे से बेंड होगी यार। ठीक है ना, डिफरेंट लाइट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे बेंड होगी ना यार। ठीक है ना यार, ये सारी चीजें होंगी, ऐसे लाइट निकल कर आएगी यार, प्रिज्म से सिंपल लाइट निकल कर आएगी। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो यहां पर आप लोगों को प्लेट पर एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आएगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब एक सीधी एक इमेज नजर आएगी सिंपल विबग्योर की। किसकी इमेज नजर आएगी यार आपको, विबग्योर की। मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, उस पर पूरा एक रेनबो का टेक्निक नजर आएगी। मतलब पहले वॉयलेट के शेड्स होंगे नीचे, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रम जब आप व्हाइट लाइट को सीधा प्रिज्म से ट्रीट करके अपनी प्लेट पर स्टडी कर लेते हो, फोटोग्राफिक प्लेट है ये आपकी, जो आपने सिस्मोग्राफ में स्टडी कराया, स्पेक्ट्रोग्राफ में,
ऐसी प्लेट पे जो विबग्योर का पैटर्न आया जिसमें कोई लाइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपकी व्हाइट लाइट जिसमें आपने डिस्पर्जन कराया, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन ही तो हुआ यार जब आपने इसको किसमें पास करा, आपने एक प्रिज्म से। तो यहां पर क्या आया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, परफेक्ट एक रेनबो आएगा। मैं कुछ हेल्प करूं आप लोगों की बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मतलब ऐसे वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट के बाद आपका सिंपल इंडिगो, इंडिगो के बाद आपका यार ब्लू, ठीक है ना, ब्लू के बाद आप लोगों का ग्रीन, मतलब कोई भी वो नहीं आया, गैप नहीं था, मिक्स थे सारे कलर्स यार। ग्रीन, ग्रीन के बाद आप लोगों का येलो कलर यार, येलो के बाद आपका ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद आप लोगों का यार रेड कलर। मतलब यार मैं बहुत क्लियर डायग्राम आप लोगों को मार्कर से नहीं समझा पा रहा, बट ऐसा ही कुछ डायग्राम आपका एक सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट पर ऐसी चीजें निकल कर आई, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी, ये जो आपका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट्स। आप लोगों ने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रम क्या था, क्लास 10th में भी तो पढ़ा था ना यार, लाइट का स्पेक्ट्रम। तो यही चीज थी जब मैंने व्हाइट लाइट को आपके डायरेक्ट प्रिज्म से पास करा, कोई फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो जो आपका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, ऐसा स्पेक्ट्रम एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में कैसा स्पेक्ट्रम था, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम जब आप व्हाइट लाइट को सिंपल प्रिज्म से पास करते हो और उसकी इमेज ऑब्टेन करते हो, ठीक है। दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ही क्या हुआ कि कितनी लाइट, कैसी लाइट उसने एमिट आउट कर दी। जब आप व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से करोगे तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, और एमिशन स्पेक्ट्रम आपको पता है जो भी लाइट एमिट आउट होगी, व्हाइट लाइट वो बैंड होगी 7 कलर्स की, तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप लोगों का ऑब्टेन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में कैसा स्पेक्ट्रम था, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। अब मैंने क्या काम करा, सेम फंडा लिया, सेम चीज ली, पर अब की बार जो मेरी स्लिट थी उसके पीछे मैंने व्हाइट लाइट नहीं ली, व्हाइट लाइट की जगह मैंने एक कैंडल पे वोलेटाइल सॉल्ट डाल दिया यार। मतलब मेरे किसी और चीज की लाइट है, ये व्हाइट लाइट नहीं, किसी और सब्सटेंस की लाइट है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं मैंने क्या डाला। मैंने NaCl के जो सॉल्ट है, ठीक है, NaCl का जो सॉल्ट है ना, उससे जो लाइट रेडिएशन निकली, जब मैं अपने ये कैंडल ली उस पे NaCl का सॉल्ट डाला और उससे जो रेडिएशन निकली उसको मैंने प्रिज्म पे पास कराया, ठीक है। ये मेरा कोई सब्सटेंस हो गया ना यार, ठीक है। अब जब भी आप ऐसी लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो फिर से आपको एक बैंड मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एक बैंड मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, NaCl का जब भी मैंने स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा तो मुझे क्या मिला कि NaCl ने केवल मेरे को 2 येलो लाइंस एमिट आउट करके दे दी, बस, ठीक है। 2 येलो लाइंस एमिट आउट करके दे दी। आप चीज समझना, मतलब जब ये लाइंस इस पर पड़ी, ये ऐसे गई, बेंड हुई, ऐसे गई, बेंड हुई, ऐसे गई, बेंड हुई, ऐसे गई, बेंड हुई, सारी लाइट जब बेंड हुई तो हमने देखा कि यार आपकी केवल 2 येलो लाइंस आई इस ग्राफ पे। दैट मींस जब आपका एक NaCl का सब्सटेंस एमिशन करता है और उसकी जो रेडिएशन आती है वो येलो लाइट को कोरिस्पॉन्ड करती है। मतलब NaCl की जो लाइट होगी वो हमें येलो कलर की दिखेगी। तभी आपको जब भी आप NaCl का सॉल्ट डालते हो तो आपको क्रिम्सन येलो कलर नजर आता है। तो आपको ये चीज प्रूव हुई कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को प्रिज्म से पास करोगे डायरेक्टली तो आपको एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइट वो रेडिएट करेगा वही फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको नजर आ जाएगी। बाकी सब कुछ चीज आप ध्यान से देखना, बाकी सारी चीज आपकी कैसी थी यार, प्लेट पर। मैं बना देता हूं, आप देखो, कोशिश करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें दिखाने की।
आपका एमिशन स्पेक्ट्रम NaCl का कुछ ऐसा नजर आता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ब्राइट येलो लाइट्स लाइन, सॉरी ये क्या थी यार, ब्राइट येलो लाइंस, बाकी सारा मामला ब्लैक, मतलब बाकी कुछ इसने एमिट आउट ही नहीं करा, कुछ एमिट आउट नहीं करा। ये मेरा क्या था, NaCl सॉल्ट। ऐसा स्पेक्ट्रम एक डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम माना गया, ठीक है। और ऐसा स्पेक्ट्रम को नाम दिया गया यार आपका लाइन स्पेक्ट्रम। प्लीज ध्यान से देखना, ऐसा स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब आप लोगों की वो लाइंस आ गई फोटोग्राफिक प्लेट पे जो आपके NaCl ने इमर्ज करी थी, बाहर निकाल कर आपको दी थी। यार NaCl कैसा कलर एमिट आउट करेगा, वही चीज आप लोगों को पता चलेगी यार। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कंपाउंड में NaCl है और उसका अगर मैं स्पेक्ट्रम देखूंगा तो जो येलो लाइंस आएंगी ना, मुझे कोरस्पॉन्ड कर बता देंगी कि यार ये लाइट NaCl में से आ रही है। क्यों? क्योंकि इस जो दो लाइंस है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो NaCl को कोरस्पॉन्ड करेगी। मतलब जितनी भी लाइंस आपकी स्पेक्ट्रम पर ऑब्टेन होती हैं, याद रखना, जितनी भी लाइंस आपकी स्पेक्ट्रम पर ऑब्टेन होती हैं उनकी सबकी एक अलग वेवलेंथ होती है। दूसरी चीज, या स्पेक्ट्रम क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइट्स, या मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स है यार। मतलब जो भी आपकी लाइंस आएंगी इस पे अलग अलग वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। मतलब अगर ये लाइन है इसकी एक अलग वेवलेंथ होगी, ये एक लाइन है इसकी एक अलग वेवलेंथ होगी, और आप लोग ये वेवलेंथ की स्टडी करके पता लगा सकते हो कि आपका इनिशियल कंपाउंड क्या था। ठीक है, उल्टा भी आ सकते हो यार, अगर आपके पास ये ग्राफ है तो आप बता सकते हो कि अच्छा ये जो लाइट आई होगी उसमें NaCl भी है क्योंकि उसने इस वेवलेंथ को मेरे को एमिट आउट करके दिया। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। देखा गया कि अगर मैं यहां पर कंपाउंड चेंज करता रहूं, क्या करूं, कंपाउंड चेंज करता रहूं तो मेरी जो ये वेवलेंथ है वो चेंज होती जाती है। मतलब हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक पैटर्न आता है वेवलेंथ का यार, चीज समझ रहा। NaCl का अलग पैटर्न आएगा, KCl का अलग पैटर्न आएगा, सीजियम क्लोराइड का अलग पैटर्न आएगा। इनफैक्ट अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लू ना यार तो उसका भी एक अलग पैटर्न आएगा, उसका एक एमिशन स्पेक्ट्रम अलग ही आएगा। जैसे हम ह्यूमंस में हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ना, वैसे ही हर एक कंपाउंड का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो आप लाइन स्पेक्ट्रम से पता लगा सकते हो कि वो आपका कंपाउंड कैसा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी है, सारी चीजें इतनी डेप्थ में नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को इसी वजह से कि यार हर एक लाइन स्पेक्ट्रम मतलब हर एक कंपाउंड का, हर एक गैस का, अलग अलग एटम का, सबका लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग निकला, इसीलिए इस लाइन स्पेक्ट्रम को मैं क्या बोल देता हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये था मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में जब आप व्हाइट लाइट डालोगे तो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा विबग्योर का। अगर आप कोई और कंपाउंड डालोगे तो जिस लाइट को वो एमिट आउट करता है या जिस लाइट की वेवलेंथ को वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा, उस कलर की वेवलेंथ आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिख जाएगी, बाकी सब कुछ काला नजर आएगा। ठीक है, आगे चले। अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो येलो कलर दिखाता है, दो लाइंस आती हैं येलो, बाकी सब कुछ काला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं यार कि यार जब इन्होंने हाइड्रोजन की स्टडी करी कि एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का कैसे निकाला गया, ठीक है ना यार, क्योंकि हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है हाइड्रोजन का। उससे पहले मैं एक स्पेक्ट्रम और पढ़ाना चाहता हूं एमिशन की जगह, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देख लेना, दोनों में फर्क कुछ नहीं होता, वो भी वही चीज बताएगा और ये भी यही चीज बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखो यार, थोड़ा सा फंडा क्लियर करते हैं यार। अब मैं बात करने जा रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की यार। अब पहले चीज सीखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग करते क्या है। ये मैंने स्लिट लगाई, ठीक है ना यार, ये मैंने स्लिट लगाई, ठीक है। यहां से मेरी सारी मैंने क्या पास कराई है, व्हाइट लाइट, ठीक है ना यार। अगर इस व्हाइट लाइट को मैं डायरेक्ट प्रिज्म में डालता तो मुझे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता या एक तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता। अब मैंने क्या करा, व्हाइट लाइट ली और उसको एक सॉल्यूशन में से पास करा, ठीक है। ठीक है,
ये सोल्यूशन था मेरा NaCl का सोल्यूशन। ध्यान से देखना यार, ये क्या था मेरा सोल्यूशन ऑफ NaCl। क्या था मेरा यार? सोल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब कि जब भी आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो सबसे पहले आप व्हाइट लाइट को एक कंपाउंड में से पास करते हैं। पहले उसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है यार, डायरेक्टली आप उसको प्रिज्म में नहीं डालते। उसके बाद आगे प्रिज्म रखा गया, ये लाइट इसमें से पास हुई। अब ध्यान से देखना, जब ये लाइट सोल्यूशन ऑफ NaCl में से पास हुई तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई होगी। तो कुछ लाइट क्या हो गई होगी? एब्जॉर्ब हो गई होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है NaCl किस लाइट को कॉरेस्पॉन्ड करता है? येलो। मतलब उसने क्या करा? येलो लाइट को अपने पास रख लिया। अब देखना क्या फंडा निकल कर आता है, जो आपकी स्पेक्ट्रोग्राम आता है वो कैसा नजर आता है। मैंने स्पेक्ट्रोग्राम बनाया है यहाँ पे कि भाई प्लेट पे मुझे कुछ तो नजर आएगा ना यार। अब देखते हैं इस प्लेट पे क्या नजर आया। देखो, इस प्लेट पे आप लोगों को बिल्कुल कलर्ड लाइंस आएंगी यार, ठीक है। देख लेना, ध्यान से देखना क्या लाइंस आएंगी यार आप लोगों को। कलर्ड लाइंस आएंगी पर जहां पर येलो पॉइंट था, प्लीज वहां पर क्या आ गया? ब्लैक। मतलब वो वाला पार्ट मेरा एब्जॉर्ब हो गया। जिस भी वेवलेंथ की ये सोल्यूशन ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, वहां पर काला आ गया, बाकी सब कुछ कलर्ड आया। चीज समझे? देखो देखो, ध्यान से देखो, जो भी चीज देखो, फर्क क्या था यार? क्या फर्क था यार? कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पहले आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा, ठीक है। क्या करा आपने? केमिकल ट्रीटमेंट करा, ठीक है ना यार। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करा? उसको प्रिज्म से पास करा और स्पेक्ट्रोग्राम में देखा, तो जो चीज एब्जॉर्ब हुई थी वहां तो ब्लैक लाइंस आ गई, बाकी सारा मामला कलर्ड आ गया। मतलब यहां मैं अगर बोलूं तो यहां पर आप लोगों को कलर्स मिलेंगे यार। कलर्स क्या मिलेगा यार आप लोगों को? कलर्स। यहां आप लोगों को कलर्स मिलेंगे यार, ठीक है ना। बाकी जहां पर आपकी जो एब्जॉर्प्शन हो गई यार, वो पार्ट आपका ब्लैक हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, आप चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करो, आपको नॉलेज मिलेगी कि आपकी जो वेवलेंथ है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। फर्क इतना है, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो भी लाइट एमिट आउट होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेगी, बाकी एरिया ब्लैक 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 दिखेगा। मतलब वहां पे कलर्ड लाइंस आती हैं सेपरेटेड बाय ब्लैक गैप्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? पहले आप उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हो। व्हाइट लाइट ली, पहले उसका केमिकल ट्रीटमेंट, जो लाइट एब्जॉर्ब होनी थी देखो वहां पर ब्लैक पार्ट आया, बाकी कलर्ड आया। तो यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर ब्लैक लाइंस आती हैं सेपरेटेड बाय योर कलर्ड गैप्स, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम बता दिया होगा। चलो अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, एक बेसिक डिफरेंस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम का। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम में आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हो, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आप लाइट का ट्रीटमेंट डायरेक्ट प्रिज्म पे करते हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हो? पहले व्हाइट लाइट को केमिकली ट्रीट करते हो, फिर उसका ग्राफ देखते हो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। दूसरा पॉइंट आपने चीज देखी कि जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब सिंपल व्हाइट लाइट आएगी। डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा? जब किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आएगी। आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस निकलेगा, हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है आप लोगों का यार? आप लोगों की ब्लैक लाइंस आती हैं सेपरेटेड बाय कलर्ड गैप्स, ठीक है ना। ब्लैक लाइंस आएंगी सेपरेटेड बाय कलर्ड गैप्स, कलर्ड लाइंस आएंगी सेपरेटेड बाय ब्लैक, आई एम सो सॉरी। कलर्ड लाइंस आएंगी, जैसे येलो के 2 कलर आए और बाकी पार्ट ब्लैक आया। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें ब्लैक लाइंस आती हैं, जो भी चीज एब्जॉर्ब हुई बाकी मामला सारा कलर्ड रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एमिशन स्पेक्ट्रम बताया। सबसे पहले चीज देखो यार, एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या करा? आपने एक सब्सटेंस लिया, उसको डायरेक्टली ट्रीट करा और हमने ये बात करी कि हर एक अलग सब्सटेंस का अलग स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का हाइड्रोजन का भी
जो स्पेक्ट्रम है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है या एमिशन स्पेक्ट्रम बोलो, एमिशन नहीं निकाल पाए, एब्जॉर्प्शन निकालो, एक ही चीज है। आपने देखा फर्क क्या होता है, एक में कलर्ड विद ब्लैक और एक में ब्लैक विद कलर्ड रहता है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का करा, मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर में हाइड्रोजन भरी और उसमें उसको डायरेक्ट जब मैंने प्रिज्म से ट्रीट करा तो मेरी डिफरेंट 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 लाइंस आई। दोबारा इस चीज को दोबारा समझना। आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम समझ आया। अब मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन गैस ले ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने क्या ले लिया यार, हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, बहुत लो प्रेशर पे ली हाइड्रोजन गैस। उसको मैंने क्या करा, ट्रीट कर लिया यार। यहां स्लिट लगा ली, यहां क्या लगा लिया यार, तो यहां पर मेरी एक स्पेक्ट्रम बनेगा ना यार। और मैंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, डायरेक्ट कंपाउंड की लाइट उठाकर प्रिज्म से करी, तो यहां पर मुझे कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा यार, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यही काम अगर मैं एब्जॉर्प्शन में करता तो मैं क्या करता, व्हाइट लाइट लेता, व्हाइट लाइट लेने के बाद स्लिट लगाता। स्लिट से क्या होता है, आपकी एक ही डायरेक्शन में लाइट जाती है, मतलब आगे इधर उधर होती नहीं है, डिफ्रैक्ट नहीं होती। और इसके बाद मैं यहां पर क्या लेता, H2 गैस, फिर उसको प्रिज्म से पास करते। फिर यहां पे जो स्पेक्ट्रम आता, वो कौन सा स्पेक्ट्रम आता है यार आपका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप कुछ भी किसी को भी स्टडी कर सकते हो, दोनों में ही लाइंस आती हैं यार। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा गया कि जब आपने हाइड्रोजन गैस को प्रिज्म से स्टडी करा तो यहां पर बहुत सारी कलर्ड लाइंस आई, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस कलर्ड लाइंस देगा, जब भी आप एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे तो कलर्ड लाइंस आएंगी ब्लैक गैप्स के साथ। और जब उसका एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, ब्लैक लाइंस आएंगी कलर्ड गैप्स के साथ, क्योंकि जो जो चीज एब्जॉर्ब हो गई होगी वहां ब्लैक लाइंस आने लगी। तो ये देखा गया कि जब भी मैंने स्पेक्ट्रम बनाया हाइड्रोजन गैस को लेकर तो उसमें बहुत सारी लाइंस आई। अब उसका रीजन मेरे रदरफोर्ड चाचू के पास तो था भी नहीं, क्योंकि आगे जाके ये चीज करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम, चाहे मैंने हाइड्रोजन गैस ही क्यों ना ली हो, उस लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड ने कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा। आगे चले तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस थी, इसीलिए सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम उठाया। जब मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उठा के देखा तो मेरी फाइन लाइंस आई। अभी मैं आप लोगों को एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना के दिखाऊंगा हाइड्रोजन का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या, ब्लैक लाइंस होंगी बहुत सारी उसमें, और जो गैप्स होंगे उसमें कलर होंगे, जिसको आप लोग अपने माइंड के लिए, अपने माइंड में रखने के लिए बारकोड, थोड़ी देर बारकोड होता नहीं है, इमेजिन कर सकते हो जो बारकोड में ब्लैक लाइंस है वो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और जो व्हाइट गैप्स थे वहां कलर्स होंगे यार आपके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक इमेज भी फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें तीनों स्पेक्ट्रम होंगे हाइड्रोजन के, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक नॉर्मल हाइड्रोजन का तो क्या नॉर्मल व्हाइट लाइट का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन का ही एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप देख सकोगे कि उसमें बहुत सारी फाइन लाइंस आई यार, और हर एक लाइन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी। यही तो चीज देखी कि ये जो फाइन लाइंस है वो कुछ नहीं है, वो हर एक वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं यार जो लाइंस है। अब नया फंडा क्या निकल कर आया कि ये लाइंस आई क्यों। देखो यार, आई क्यों, कैसे आई, इन सब का जवाब रदरफोर्ड के पास तो था ही नहीं। तो मतलब हमें पता है इन सब का जवाब कौन देंगे, हमारे बोर चाचू देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन को ही लेके क्यों स्टडी करा, सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो जो लाइंस आई उसमें काफी फाइन लाइंस आई थी, काफी अच्छे अच्छे गैप्स के साथ आई थी। अगर मैं और ज्यादा बड़ा कोई कंपाउंड लेता या बड़ी कोई गैस लेके स्टडी करता तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लाइंस आती जिनको स्टडी करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो सबसे पहले आइए दिखाता हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का दिखता कैसे है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात बोली, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कैसे इमेजिन करना है यार। एक मैं प्लेट ले लेता हूं, ठीक है, और उसमें जो व्हाइट पार्ट होगा, देखो यार मैं बहुत फाइन तो नहीं बना पाऊंगा आप लोगों को बोर्ड पे भी, मुझे एग्जैक्ट वेवलेंथ तो रटनी नहीं है, मैं बस एक आइडिया आप लोगों को दे दूंगा कि कैसा स्पेक्ट्रम नजर आता है। ठीक है ना यार। अब ये देखो यार, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक,
ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहता है, बड़ा होता रहता है ये चीज, ठीक है, गैप्स बड़े होते रहते हैं क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ऐसा ऐसा कुछ नजर आएगा यार आपको, अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे ना प्लेट पर तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इसको एक बार कोड की तरह इमेजिन करवा दिया जाता है स्कूल्स में, पर ये एक्चुअल में बार कोड होता नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की एब्जॉर्प्शन है यार, मतलब जो जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया उस पर ब्लैक लाइन आ गई, बाकी सारी लाइन, बाकी सब चीजें कलर्ड थी यार। तो अब एक स्पेक्ट्रम, एक सिंपल हाइड्रोजन गैस में इतनी सारी फाइन लाइंस आई जिसकी वेवलेंथ को स्टडी करना कि कौन सी वेवलेंथ किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जिस जिस लेवल की वेवलेंथ को स्टडी करा उसके नाम पर वो लाइंस डाल दी गई। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका n इक्वल टू 1 होगा, मतलब आपकी फर्स्ट एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है, तो उसको बोला गया यार आपका लाइमन सीरीज, ठीक है। मतलब इस वाली पार्ट को किसने स्टडी करा था, लाइमन ने। जब आपकी नेक्स्ट सीरीज आई, मतलब जब आपका एक एनर्जी स्टेट और ऊपर बढ़ गया, तो n इक्वल टू हो गया 2, तो इसको करी बाल्मर ने, तो इसको इसीलिए क्या बोला गया, बाल्मर सीरीज। उन्हीं की सीरीज पे नाम दे दिया गया जिसने जो जो पार्ट, जिस जिस पार्ट की वेवलेंथ को स्टडी करा। ये वाला पार्ट n इक्वल टू 3 पास्चन, ये वाला पार्ट n इक्वल टू 4 ब्रैकेट। ऐसे ही आगे अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो n इक्वल टू 5 भी बनेगा, n इक्वल टू 6 भी बनेगा। मतलब आगे मैं अगर बहुत सारी वेवलेंथ इसको छोटा करके स्क्वीज करूं और भी बहुत सारी वेवलेंथ बनाऊं तो n इक्वल टू 5 भी बनेगा, n इक्वल टू 6 भी बनेगा। n इक्वल टू 5 मतलब जब आपकी ग्राउंड स्टेट 5 की है, ठीक है, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन जो 5th एनर्जी लेवल पे बैठा है, तो n इक्वल टू 5 मतलब उस एनर्जी लेवल तक, उस फ्रीक्वेंसी को जो भी वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड करती है वो n इक्वल टू 5 में जाएगी। लाइमन, बार्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, p मत लगा देना, p साइलेंट है, फंड, और n इक्वल टू 6 हम्फ्री, ठीक है ना, हम्फ्री। तो इससे ये चीज देखी गई कि आपका एक सिंपल सी हाइड्रोजन गैस ने वेरियस, जब भी मैंने उसे लो प्रेशर में डिस्चार्ज ट्यूब में स्टडी करा तो उसने क्या दिखाया, डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ्स को कॉरेस्पॉन्ड करा। अब ठीक है, ये वेवलेंथ्स आई कैसे, क्यों आई, इस सब चीजों की एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे रहा, उसको मैं बोर में पकड़ूंगा। बस ये चीज देख लेना कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स आई, उसके बाद जिस जिस वेवलेंथ को जिस जिस साइंटिस्ट ने स्टडी करा उसके नाम पर वो सीरीज लगा दी गई। अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट एक बार वाइंड अप करता हूं। कैसे, इन्होंने बोला कि अगर आपकी ग्राउंड स्टेट 1 है, n1 इक्वल टू 1 है, ठीक है, और n2 2 है, n1 2 है, n1 3 है, n1 इक्वल टू 4 है, n1 इक्वल टू 5 है, n1 इक्वल टू 6 है। मतलब आपकी जो पहली स्टेट है जहां इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है या जो एनर्जी लेवल है, या मैं बोलूं ऐसी स्टेट जहां पर इतने लेवल की वेवलेंथ है यार, एक एनर्जी की कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी तो होगी, उस वेवलेंथ की लाइन है तो वो एक एनर्जी स्टेट को बता दिया गया। n1 इक्वल टू 1 है तो वो लाइमन सीरीज की होगी वेवलेंथ। ये क्या हो गए ब्रैकेट, ये होगी पास्चन लाइमन सीरीज, आई एम सॉरी, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है, ये फंड है, और ये हम्फ्री है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और सुन लो, लाइमन सीरीज यूवी की वेवलेंथ में लाई करती है, मतलब जो भी यूवी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है ना स्पेक्ट्रम में, उसमें लाइमन सीरीज आती है। बाल्मर सीरीज आपकी विजिबल में आती है यार, मतलब कल को अगर आपको स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन देखना हो तो उसमें बाल्मर सीरीज को आपको देखना पड़ेगा जब आपका एनर्जी लेवल 2 होगा। अभी मैं इसलिए एनर्जी लेवल बोल रहा हूं क्योंकि भोर ने आगे जाके ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा, या मैं बोलूं जो जब भी आपको विजिबल की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ नजर आ रही होंगी वो सारी बाल्मर सीरीज की होंगी। ये सारी इंफ्रारेड में लाई करती हैं और हम्फ्री फार इंफ्रारेड में लाई करती है। तो यार यहां से सवाल आ जाता है आप लोगों का
कि एनर्जी लेवल कौन सा किस में लाई करता है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, लाइमन, यूवी, बाल्मर, विजिबल, पास्टन ब्रैकेट फंड, इंफ्रारेड, हम्फ्री, फार इंफ्रारेड। इसके बाद रिडबर्ग चाचू ने 1801 में, चीज समझना है अभी बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि इन सब की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये लाइंस क्यों बनी, कैसे बनी, सही बनाई, गलत बनाई, सही पड़ी, गलत, वो सारी चीजें हमें भोर चाचू बताएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी भी ये वेवलेंथ्स निकली, ठीक है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता गया। तो एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला, मैं कोई डिराइव्ड फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, कहां से आया क्या आया, इस सब चीजों की बात रिडबर्ग ने नहीं दी थी। यहां पर रिडबर्ग चाचू ने केवल 1801 में एक बात बोली कि यार ये जो तुम वेवलेंथ निकालोगे ना, इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग एनर्जी स्टेट को यूज करके, ये N1 की वैल्यू को यूज करके, कि मतलब कौन सी एनर्जी से कहां पे हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली एक्साइट होगा ही ना यार। देखो चीज समझो, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, गैस उसमें भरी, लो प्रेशर पे भरी, और जब उसमें वोल्टेज लगाई, उसके बाद आपने जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कराया, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को ही तो ये N1 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। चीज समझना, मतलब जब पहले एनर्जी लेवल पे है तो उसकी कुछ और वेवलेंथ होगी, पहले से दूसरे पे गया तो एक और, दूसरे से तीसरे पे एक और, तीसरे से चौथे पे एक और, या हो सकता है पहले से डायरेक्ट चौथे पे चले जाए। तो मतलब जब भी एक शेल एक एनर्जी लेवल से वो दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एक डिफरेंट वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो रिडबर्ग ने क्या करा, सिंपल आप लोगों को एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया, मैं कोई डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा इसकी। रिडबर्ग का सिंपल जो फॉर्मूला था वो ये था कि यार जो भी आप ये वेवलेंथ निकालोगे ना, जब भी आपका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा या कि एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहीं और जाएगा, किसी और स्टेट को चेंज करेगा, तो उसकी जो वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड होगी वो निकालनी बहुत मुश्किल होगी। तो मैं एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला दे देता हूं, म्यू बार, ये आपका क्या था याद करो, वेव नंबर इज इक्वल टू आर, जो मेरा एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पे n1 लोअर वैल्यू होगी एनर्जी की, मतलब एनर्जी नहीं बोल रहा ना, लोअर वैल्यू होगी आपकी स्टेट की, मतलब ग्राउंड स्टेट होगी हमेशा, और ये आपकी हायर स्टेट होगी, या मैं बोलूं एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। z क्या था यहां पर आप लोगों का एटॉमिक नंबर था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, H पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉरी H प्लस ले लो, लिथियम 2+ ले लो, मतलब जिनके पास केवल एक ही प्रोटॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज योर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो इनका एटॉमिक नंबर डालना है आपको, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये फॉर्मूला इतना सा बना, हीलियम का 2 तो वो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, लिथियम का 3 तो वो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये z स्क्वायर आप लोगों का क्या है, दिस इज योर सिंपल एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन जैसी कॉन्फ़िगरेशन रखती हो, ठीक है। अच्छा, अब ये R क्या है, कहता है R इज माई कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है मेरा वेव नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको मीटर में लेना चाहते हो तो 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड करना था आपने तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया यार, अरे गधों, इनवर्स में मामला चल रहा है तो उसका इनवर्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी, और रिडबर्ग चाचू ने क्या बात बोली कि अगर n1 1 है, n2 कुछ भी हो सकता है, n2 कहीं हो 2 3 4, मतलब ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में जाए, तो n1 1 कौन सी सीरीज होगी यार आप लोगों की, लाइमन सीरीज। तो कल को अगर न्यूमेरिकल में वो लाइमन सीरीज बोल दे तो आपको ग्राउंड स्टेट 1 डालनी है, एक्साइटेड स्टेट वो आपको बता देगा। ऐसे ही अगर n1 आपका 2 है तो नेक्स्ट n2 आपकी क्या हो सकती है, 3 4 5 डी फलान कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी बाल्मर सीरीज। ऐसे ही n1 3 n1 4 एंड सो ऑन, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट फंड हम्फ्री।
जब आपकी वो ग्राउंड स्टेट आप लोगों को बताएगा। जो N1 है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, N2 आपकी हायर एनर्जी स्टेट है। इतनी चीज समझ आई रिडबर्ग की यार। अच्छा, न्यूमेरिकल करते समय कुछ बातें और ध्यान रखना जब भी आप एमिशन के न्यूमेरिकल कर रहे होगे। देखो यार, एमिशन का पूरा जो लेक्चर है वो तब कंप्लीट होगा जब बोर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। अभी जितनी एक्सप्लेनेशन रिडबर्ग तक दी वो मैंने आप लोगों को दे दी, क्योंकि मेरे को इसके बाद आपको बोर का मॉडल पढ़ाना था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का कैसे दिखता है, एमिशन स्पेक्ट्रम एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। इस टॉपिक की जो करेक्ट डेरिवेशन है कि यार ये रिडबर्ग ने अपना फॉर्मूला मनचाहा दे दिया, कैसे दे दिया, वो सारी चीजें बोर ने करेक्टली एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रोजन एटम। अब नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखना कि अगर यही चीज फ्रीक्वेंसी में लिख दी जाए, वेव नंबर में ना लिखकर फ्रीक्वेंसी में लिख दी जाए, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, बस इस R की वैल्यू हो जाएगी 3.15 इंटू 10⁻15 साइकिल्स पर सेकेंड, या हर्ट्ज आपका सिंपल। देखो फर्क नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वेव नंबर को क्या लिखा, देखो कैसे कन्वर्ट करा मैंने वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी में। देखो यार, वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है C इज न्यू इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, C/न्यू, तो 1/λ क्या होगा, ν/c। तो यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यू डाल दी, ठीक है ना, यहां से मैंने किसकी वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको मैंने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, गॉट इट। तो R की जो अब नई वैल्यू आई वो क्या आ गई यार आपकी 3.15 इंटू 10⁻⁻15 साइकिल्स। अगर ये फ्रीक्वेंसी में आप लोग निकालना चाहते हो, मतलब वेव नंबर में नहीं निकालना चाहते, क्योंकि वेव नंबर को आप इन्वर्स करोगे तो आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। आप वहां से नहीं तो आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी से आपकी वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब मेरे को बताना था कि अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये यूनिट कन्वर्जन हो जाते हैं, ठीक है। आज आप लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डिटेल स्टडी करी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एक हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारी फाइन लाइंस थी, वो कैसा दिखता है वो देखा आप लोगों ने। उसके बाद डिफरेंट सीरीज जो साइंटिस्ट ने स्टडी करी, डिफरेंट लेवल्स, जिस लेवल की वेवलेंथ को वो कॉरेस्पॉन्ड करे थे, उसे साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया। अगर N1 1 2 3 4 5 6 है, 1 है तो लाइमन, बार्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, 6 तक आप लोगों ने पढ़ा ना यार। उसके बाद रिडबर्ग चाचू ने थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया ताकि आप कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सको। क्या कर सको आप, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को आप कैलकुलेट कर सको। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्मूले पे बात करी। फिर वेव नंबर को अगर मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करूं तो ये आपका कैलकुलेशन में R यूज होगा। अगर यहां वेव नंबर लोगे तो R क्या यूज होगा, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर मीटर में निकालना है तो 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करते हैं, पर यहाँ इनवर्स में मामला चल रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 पॉइंट्स कवर अप करूंगा कि यार बोहर का मॉडल स्टार्ट करने से पहले ड्रॉबैक बताऊंगा रदरफोर्ड के, वही क्लास 10th और क्लास 11th के मिक्स करके। उसके बाद बोर मॉडल उठाना शुरू करूंगा, सबसे पहले उसके पोस्टुलेट डिस्कस करूंगा। तो आने वाले लेक्चर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज जितना देखो यार, सीबीएसई में आगे वाला पार्ट, जो पार्ट हम लोग पहले पढ़कर आए हैं, थॉमसन मॉडल, ये सारे मॉडल उतना नहीं पूछता, बट हम लोगों को सारा बेस कवर अप करके चलना पड़ेगा, तभी हम चैप्टर में लिंक बना पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज पहले उन्हें देख लो, जो भी डाउट्स हो उसमें पिंग करो। आज तक के टॉपिक के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा। 4 लेक्चर्स हो गए, अब एक छोटा सा असाइनमेंट जिसमें पुराने टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, वो दे दिए जाएंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।